नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज एक कहानी ऐसी भी में बात एक ऐसे माफिया डॉन की जिसकी मरने की खबर दर्जनों बार सामने आई। कभी पता चला उस पर हमला हुआ है, पता चला कभी उसकी जान चली गई, और ताज़ा अब जो खबर हवाओं में फैल रही है वो ये कि उसको जहर दे दिया गया है। आखिरकार कौन है ये डॉन, जिस डॉन के बारे में इतनी चर्चाएं और इतनी अफवाहें हर बार उड़ती हैं, और आखिरकार क्यों ये अफवाहें उड़ती हैं और इनका भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस डॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। वही दाऊद इब्राहिम जो पिछले कई दशकों से भारत ही नहीं सारी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से लगातार भारत की एजेंसीज उसको तलाश रही हैं। तमाम बार दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान में है, कभी दुबई में है, लेकिन कभी भी पुख्ता जानकारी ये नहीं आती कि आखिरकार वो है कहाँ। और ऐसे में फिर एक बार खबर आई है कि पाकिस्तान के क्लिफ्टन जिस इलाके में वो रहता है वहाँ पर उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में क्यों है, पहले ये जान लीजिए, फिर इसके मायने भारत और पाकिस्तान के लिए क्या हैं वो समझते हैं। दरअसल खबर ये आई पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि दाऊद इब्राहिम एक अस्पताल में अपनी किडनी का इलाज करा रहा था। करीब 70 साल का दाऊद कई बीमारियों से पीड़ित है और लगातार उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है और वो उसके लिए अस्पतालों में जाता रहता है। पास के ही मुमताज़ अस्पताल में वो इलाज करा रहा था, उसी दौरान किसी ने उसको जहर दे दिया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान यानी सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि दाऊद के ऊपर क्या हुआ है, दाऊद वहाँ रहता भी है या नहीं रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने लगातार इस पर चर्चा शुरू कर दी है कि दाऊद की जान खतरे में है। यह बहुत मुमकिन है कि दाऊद इब्राहिम अब जिंदा ही ना हो। लेकिन क्या दाऊद के सिर्फ मर जाने से सारी कहानी खत्म हो जाएगी? क्या भारत की उतने दिनों की सर्च की कोशिश और ये साबित करने की कोशिश कि दाऊद पाकिस्तान में है और उसको वापस लाया जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा? या फिर 1993 जो मुंबई बम धमाका हुआ उसमें शामिल होने का जो आरोप दाऊद इब्राहिम पर है उसकी सारी जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। दरअसल दाऊद की मरने की खबरें बार बार इसलिए भी आती हैं क्योंकि दाऊद की वेयर अबाउट्स यानी उसके होने ना होने के बारे में पुख्ता जानकारी कभी नहीं आई, और पाकिस्तान कभी नहीं मानता कि वो क्लिफ्टन के उस इलाके में रहता है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ISI उसकी सुरक्षा करती है, सरकार की तरफ से पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है वो उसके स्टे सेफ हाउस, जिसके बारे में लगातार भारत की एजेंसीज ने इंटरनेशनल फोरम पे भी रिपोर्ट दी, अपनी तरफ से डोजियर दिया कि उसके होने के जो सबूत हैं वो इतने पुख्ता हैं कि पाकिस्तान को मान लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने फिर कभी भी इस पर एक्सेप्टेंस नहीं दी कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ रहता है या उनसे कोई ताल्लुक़ है। 1993 के दंगों और अब मौत की खबरों की बात आए इससे पहले जानना जरूरी है कि दाऊद इब्राहिम इतना वांटेड, इतना ज़रूरी क्यों हो गया। दरअसल 1970 के दशक में जब एक मामूली पुलिस वाले के बेटे दाऊद इब्राहिम ने जराइम का रास्ता चुना तो उस वक्त बहुत ही आसान था किसी क्राइम के रास्ते पर जाना या फिर उस रास्ते पर जाते ही मार दिया जाना। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने जब से क्राइम का रास्ता पकड़ा वो लगातार पूरे सिंडिकेट पर हावी होता चला गया और 90 के दशक आते आते वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे सारे माफिया, सारे बड़े नाम, सारे अपराधी घबराते थे। उसके पीछे वजह ये थी कि उसका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट था। इन नामों में आज की तारीख में जो नाम उससे अलग हो चुके हैं वो काफ़ी बड़े बड़े नाम उसके साथ शामिल थे, जिसमें सुभाष ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव, अबू सलेम और ऐसे कई दर्जनों नाम थे जो बाद में धीरे धीरे करके उससे अलग होते गए। अलग होने की वजह ये भी थी कि जब 1993 में मुंबई बम धमाके हुए तो वो एक जो एक्ट था वो देश के खिलाफ था। कई अपराधी आज भी कहते हैं कि वो इसलिए दाऊद इब्राहिम से अलग हुए क्योंकि वो अपराध के रास्ते पर तो थे लेकिन देश के विरोध में नहीं थे, और देश के विरोध में जब दाऊद इब्राहिम गया तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया।
ये बात सुभाष ठाकुर ने भी कई बार कही, ये बात बबलू श्रीवास्तव ने भी कही, अबू सलेम ने भी यही बात दोहराई और छोटा राजन ने भी बात यही कही कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका था जो कि भारत का दुश्मन था। दरअसल 1993 के जो हमले हुए उसके बाद दाऊद इब्राहिम अपने कुछ साथियों के साथ फरार हो गया। सबसे पहले उसने अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढने की सोची जिसमें पाकिस्तान से मुफीद जगह उसके लिए नहीं हो सकती थी, और ऐसी जगह पर जाने से उसके दो तरीके से फ़ायदे थे। एक तो वहाँ से एक्स्ट्राडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है, और दूसरे पाकिस्तान एक भारत के खिलाफ साजिश रचने में हमेशा शामिल रहता है, लिहाजा दुश्मन देश का दुश्मन उसका दोस्त हो सकता था। लिहाजा शुरुआत में शरण दी गई दाऊद इब्राहिम को, और उसके बाद धीरे धीरे जब उसने नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया तो दाऊद इब्राहिम के हर पल का हिसाब, हर चीज़ का हिसाब पाकिस्तान रखने लगा। बाकायदा वहाँ की एजेंसी ISI ने पाकिस्तान में रहते हुए दाऊद इब्राहिम को हर चीज़ मुहैया कराई, चाहे वो सेफ हाउस हो, चाहे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए संसाधन हो, या फिर उसके नेटवर्क में शामिल लोगों को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो। 2000 के दशक में जब इधर भारत में जांच चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम को कैसे लाया जाए, 1993 के ब्लास्ट की जांच चल रही थी और एक एक करके लोग पकड़ने के बाद उनको सजा दिलाने का काम हो रहा था। उस दौरान दाऊद इब्राहिम अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उसमें केवल नेटवर्क मुंबई के जो क्राइम सिंडिकेट है उस पर राज करना ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम वो देश जहां पर उसको मदद मिल सकती थी, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हों, चाहे साउथ अफ्रीका की तरफ हो, चाहे वो फिर कोई और देश हो, वहाँ पर वो अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था। लेकिन ख़ास बात ये भी थी कि वहाँ क्राइम का सिंडिकेट बढ़ाने के साथ साथ वो अपना ऐसा नेटवर्क बढ़ा रहा था जिसमें कहीं भी क्राइम शामिल ना हो, यानी वो बिजनेसेस जो उसको फ़ायदा दे सकते हों और क्राइम की दुनिया से कमाया हुआ पैसा सफ़ेद हो सके। मुंबई से वसूला हुआ तमाम पैसा वो अलग अलग देशों में अलग अलग बिजनेसेस में लगा रहा था, और उसके सारे धंधे की जड़ और सारे धंधे की देखरेख कर रहा था उसका दाहिना हाथ छोटा शकील। दाऊद इब्राहिम के फरार होने के बाद भारत सरकार की नज़रें लगातार इस बात पर थीं कि दाऊद इब्राहिम को कैसे भारत लाया जाए, उसको बेनकाब किया जाए और उसके अंजाम तक उसको पहुंचाया जाए ताकि उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल सके। इस बीच उसका भाई, जो कि इस पूरे विवाद में, यानी इस पूरे हमले में, इस पूरे ब्लास्ट में शामिल था, उसको भारत सरकार ने पकड़ लिया और उसका हश्र क्या हुआ ये आपको पता है। फांसी की सज़ा दे दी गई और इसके बाद पूरा पासा पलट गया था। दरअसल अगर तमाम उन अधिकारियों के माने जो दाऊद के मामले में नेटवर्क ध्वस्त करने में लगे थे या उससे संपर्क करके उसको भारत लाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब से दाऊद के लोगों ने कहा कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में सामने आकर के पूरा सच सामने लाना चाहता है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि उसकी जान बख्शिश दी जाए। लेकिन भारत सरकार के लिए ये संभव ही नहीं था कि उस मास्टरमाइंड की जान बख्शिश दी जाए या उसकी गारंटी दे दी जाए कि उसको कुछ नहीं किया जाएगा जो इस पूरे हमले में शामिल था। इसका जिक्र पूर्व पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस नीरज कुमार ने अपनी किताब में किया है। इसके अलावा तमाम वो राजनेता जिनसे कभी न कभी दाऊद इब्राहिम ने मिलने या बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी जिक्र किया है। फिर चाहे वो बात शरद पवार की हो या फिर राम जेठमलानी की हो, जो उनके वकील भी बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि साल 2014 आते आते जब भारत में मोदी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो ये तेजी और बढ़ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी तरीके से लाया जाना है। IB और रॉ के तमाम वो अफसर जो तेज तर्रार थे और दाऊद के मामलों के जानकार माने जाते थे, अलग अलग राज्यों से लाए गए ताकि वो एक जगह इकट्ठा होकर के दाऊद के खिलाफ वो रणनीति बनाने में काम करें जिससे कि उसको भारत लाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री और PMO के लेवल पे भी इसकी कोशिश हुई कि जो नवाज शरीफ की सरकार थी और जो पाकिस्तान में और उसके बाद सरकार बदली, वो किसी न किसी तरीके से दाऊद इब्राहिम को सौंपने का काम करे। लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए इतना ज़रूरी हो चुका था कि सौंपना तो दूर, उन्होंने कभी स्वीकार भी नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के पास है। दरअसल पाकिस्तान में रहने के दौरान दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी क्यों हो गया था, उसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ पर उसने खुद कोई क्राइम नहीं किया। उसने या तो ISI के लिए काम किया जो अलग अलग देशों में अपने नेटवर्क के जरिए किया, यानी ISI ने दाऊद इब्राहिम को इस्तेमाल किया। इस बीच दाऊद इब्राहिम ने अपनी अपराध की दुनिया से कमाई हुई चीज़ें इकट्ठा करनी शुरू की और अलग अलग देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मेरी खुद भी कई बार छोटा शकील से बात हुई, जिसमें बात के दौरान छोटा शकील ने इस बात का जिक्र किया कि दाऊद इब्राहिम अब क्राइम नहीं करता है।
क्राइम नहीं करता है, यानी कि जो क्राइम से कमाए हुए पैसे हैं उनका किसी और जगह इस्तेमाल हो रहा है। इस बारे में भी छोटा शकील ने कई बार ये बताया कि इन पैसों का इस्तेमाल रियल एस्टेट में, वाइट कॉलर बिजनेसेस में, कंस्ट्रक्शन में, इसके अलावा माइनिंग में, प्रोडक्शन में, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। सब लोगों को पता है कि भारत में जो फिल्म इंडस्ट्री है, माया नगरी है, उसमें कई फिल्मों में दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा। कई जगह उसने फाइनेंसर का काम किया, क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक नहीं मिला है और इसीलिए उनको मार्केट से ही लोन लेना पड़ता है, यानी भारी ब्याज पर लोन लेना पड़ता है। ऐसे में ऐसा कोई करोड़पति जिसके करोड़ों अगर डूब जाएं, उसको फर्क न पड़े, उसमें एक नाम था दाऊद इब्राहिम का। और दाऊद इब्राहिम इसके लिए खुलकर पैसा देता था, क्योंकि उसको कभी इस बात का खतरा नहीं रहा कि अगर उसका पैसा डूब गया या किसी डायरेक्टर ने, फिल्म मेकर ने बेईमानी की तो उससे पैसा कैसे निकाला जाएगा। ऐसे दर्जनों इंसिडेंट हैं जिसमें फिल्म बनाई गई और कहा गया कि डी कंपनी से पैसा लगा है और उसके बाद किसी तरीके का विवाद हुआ तो उन लोगों पर हमले भी हुए, जान से मारने की धमकी भी दी गई और पैसे भी वसूले गए। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो आज की तारीख में नामचीन हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, उसके नेटवर्क से पैसा लेकर के फिल्म बनाने की कोशिश की थी और उसी के विवाद में उनके ऊपर हमला या किसी तरीके की साजिश रची गई। आज दाऊद इब्राहिम के जहर दिए जाने की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर है, यानी जान बचने की गुंजाइश कम है। ऐसे में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दाऊद के मरने से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने वाला है। दरअसल दाऊद ने पिछले 30 साल में अपने नेटवर्क को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि उसके साथ काम करने वाले हज़ारों लोग अब अलग अलग तरीके के धंधों में शामिल हैं। छोटा शकील जो उसकी दाहिना हाथ है, वो तमाम धंधों की देखरेख करता है और उसके अलावा माजिद, अबराम और अनीस जैसे लोग उसके आसपास आज भी रहते हैं, जो कि तमाम धंधों को संभालते हैं। और ये धंधे क्राइम और जराइम के नहीं हैं, ये धंधे हैं कंस्ट्रक्शन के, ये धंधे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, ये धंधे हैं और दूसरे ऐसे जिनको किसी भी देश में अवैध नहीं कहा जाता। इसके लिए उसने सबसे पहले मिडिल ईस्ट को चूज किया, फिर अमेरिका, बहरीन, दुबई, अरब के और दूसरे देश, ईरान, इराक जैसे देशों में भी उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया। उसने ऑयल में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में और यहाँ तक कि जो ब्याज पर पैसा दिया जाना है उसमें भी अपने हाथ आजमाए। और आज की तारीख में कहा यह जाता है कि दाऊद इब्राहिम का एम्पायर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादातर उसका भारत से बाहर बिजनेस है। और वो ऐसा बिजनेस है जो किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था बनाने या बिगाड़ने का काम कर सकता है। यानी उन देशों के लिए दाऊद इब्राहिम एक क्रिमिनल नहीं है, उनके लिए एक बिजनेसमैन है। पाकिस्तान और भारत के लिए ज़रूर ये ऐसी चीज़ है जिसमें भारत के लिए वो सबसे वांटेड अपराधी है, जिसने 1993 में मुंबई को दहला दिया था। पाकिस्तान के लिए ज़रूर एक ऐसा शख्स है जिसका नाम अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका अपने यहाँ होना एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। क्योंकि भारत ने कई बार पुरजोर तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे बताया कि कैसे पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को बचा रहा है, कैसे पाकिस्तान में क्लिफ्टन में बाकायदा सुरक्षा के बीच दाऊद इब्राहिम रहता है। मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ जब छोटा शकील से इस मसले पर बात हुई कि दाऊद इब्राहिम इन दिनों क्या कर रहा है, तो उसने ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया कि वो पाकिस्तान में रहता है, बल्कि उसने उल्टा ही जवाब दिया कि अगर आपको पता है कि कहाँ रहता है तो वहाँ उससे बात कर लो, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन खैर उसने इन बातों पर, सवालों पर जवाब जरूर दिया कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम क्या कर रहा है। जिस वक्त हिंदुस्तान में नोटबंदी चल रही थी, उस दौरान छोटा शकील का कहना ये था कि उसके नेटवर्क के जरिए बहुत सारे पैसे देश और दुनिया में बदले जा रहे हैं। बातचीत के दौरान उसने ये भी बताया कि कैसे दुबई में अगर वो चाहे तो 400-500 करोड़ रुपए भी एक बार बदल सकता है, यानी पुराने नोटों के बदले नए नोट दे सकता है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क इतना बड़ा है कि 400-500 करोड़ रुपए किसी एक शख्स के लिए बदल देना मामूली सी बात है। ये बात थी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क की और उस सारे कामों की जो दाऊद इब्राहिम ने मुंबई बम धमाकों के बाद, यहाँ से फरार होने के बाद करने शुरू किए। ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम की जान चली जाती है तो आखिरकार होगा क्या। दरअसल अगर दाऊद इब्राहिम मर जाता है तो ये भारत के लिए नुकसान की बात हो सकती है। नुकसान की बात ये कि दाऊद इब्राहिम के सहारे जो तमाम सबूत, तमाम चीज़ें भारत को मिलने की उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। क्योंकि अगर उसके नेटवर्क का कोई भी शख्स और पकड़ा जाता है तो शायद उससे वो जानकारियां या वो सबूत न मिल पाए जो कि 1993 के दंगों में शामिल थे।
लेकिन दाऊद इब्राहिम के मर जाने से भारत को नुकसान ये होगा कि इस पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाएगा। वो सफ़ेद पोश जो इस पूरी साजिश में शामिल थे, वो राजनेता या फिर देश और दुनिया के तमाम वो लोग जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, वो कभी सामने नहीं आ पाएंगे। और शायद पाकिस्तान को भी ये पता है, क्योंकि पाकिस्तान पर भी इस बात का आरोप है कि इस पूरे धमाके में उसका भी रोल हो सकता है। दाऊद इब्राहिम ने यहाँ से रास्ता बदलने के बाद और भी तमाम तरीके के जो काम शुरू किए, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। वो खतरनाक काम है ड्रग ट्रैफिकिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, इसके अलावा नकली नोटों के धंधे के, और सबसे खतरनाक काम है वो है हथियारों की सप्लाई। आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि उन सभी देशों में जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे के प्रति युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, वहां पर जो सिंडिकेट काम करता है वेपन्स की सप्लाई का, उसका बहुत बड़ा खिलाड़ी दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है। और उसने न सिर्फ देशों की सरकारों और वहाँ पर अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई की है, बल्कि लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद जैसे गिरोहों को, नेटवर्क को भी उसके नेटवर्क ने वेपन्स की सप्लाई की है। और इस बात के पुख्ता सबूत हैं। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है, इसीलिए वो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मान लेता है कि भारत का सबसे बड़ा अपराधी, भगोड़ा अपराधी दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ रह रहा है, उनकी सुरक्षा में रह रहा है, या उसको जहर दिया गया है, उस पर खतरा है, तो ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि जो इतने सालों से भारत कह रहा था वो बात सच है, यानी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहा है। जबकि इस बात के पुख्ता सबूत हैं, पाकिस्तान के ना मानने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान का एक और बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल नुकसान वो ये कि अगर दाऊद इब्राहिम नहीं रहता है तो वो उसका नेटवर्क भी छितर-बितर हो जाएगा, यानी वो छोटा शकील या किसके पास जाएगा ये किसी को अभी नहीं पता, और किसी में इतनी ताकत, इतना मजबूत नेटवर्किंग का सिलसिला चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये भी नहीं पता। और उसके ज़रिए ISI या पाकिस्तान की सरकार जो कुछ भी करती है वो कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो पाकिस्तान लगातार दाऊद इब्राहिम के ज़रिए देश के भीतर भी तमाम ऐसे काम करता रहता है जो कि अवैध ही नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियाँ हैं, चाहे उसमें धमकी दिलाना हो, कहीं हमला कराना हो, साजिश रचनी हो, लोगों को ट्रेन करना हो, ग्रुप्स में शामिल करना हो, या आतंकवादियों का जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने का काम हो। दाऊद इब्राहिम के भारत में ही 5000 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि उसके नेटवर्क के लिए किसी न किसी रूप से काम करते हैं, और पाकिस्तान की सरकार उस नेटवर्क का इस्तेमाल करती है अपने मकसद के लिए, डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए या फिर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम की मौत होती है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका हो सकता है, भले वो एक्सेप्ट न करे, लेकिन ये झटका ISI के लिए भी है। अब बात ये कि आखिरकार अगर दाऊद की मौत होती है तो उसके मायने क्या हैं। हम आपको बता दें कि दाऊद जैसे लोग मरते नहीं हैं। अगर उनकी मौत हो भी जाए तो वो अपने नेटवर्क, अपने सिंडिकेट को इतना गहरा बैठा जाते हैं कि उनके न रहने पर भी उनका काम बदस्तूर जारी रहता है। इसीलिए जब भी एजेंसीज कोई काम करती हैं किसी को ख़त्म करने की, तो उसके पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का काम किया जाता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि उसको पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर तब जब वो क्राइम की दुनिया में ही नहीं बल्कि सफ़ेद पोशों की उस दुनिया में भी काबिज़ है, जिसमें तमाम बिजनेसेस किए जाते हैं और वो देशों की अर्थव्यवस्था को इफ़ेक्ट करते हों। इसीलिए पिछले 30 सालों में दाऊद इब्राहिम ने तमाम तरीके के ऐसे काम शुरू किए जो कि किसी भी देश में अवैध नहीं है, और उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में 1 लाख करोड़ के आसपास की संपत्तियों वाला दाऊद का नेटवर्क अलग अलग बिजनेसेस में है, जिसमें हर वो धंधा शामिल है जो भी किसी देश के लिए बड़ा बिजनेस माना जाता है। क्राइम के अलावा भी उसका ऐसा सिंडिकेट है जिसमें उसको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, और नतीजा ये है कि अगर दाऊद इब्राहिम मर भी जाता है तो उसका जो नेटवर्क है वो चोरी छिपे भारत में तमाम वो गतिविधियाँ करने के लिए फिर भी आज़ाद रहेगा, जिसके लिए सरकार लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत लगता है ये कि अगर दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसके उस नेटवर्क को ख़त्म किया जाए जिसके पीछे, जिसकी आड़ में वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचता रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए कई बार कोशिश की, UK में, तमाम दूसरे देशों में, दुबई में, और यहाँ तक कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जा करके इस बात की पुरजोर वकालत की कि दाऊद का जो बिजनेस है उसको यहाँ से बंद किया जाए। वो इसलिए क्योंकि ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो सब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये वो जो पैसा है
वो सब अपराध की दुनिया से कमाया हुआ पैसा है। कुछ सरकारों ने इस पर ध्यान दे करके दाऊद के नेटवर्क को बंद करने के लिए उसके बैंक खातों को भी सील किया। हालांकि कभी भी दाऊद के नेटवर्क के लोगों ने यह भी नहीं माना कि उनके पैसे या उनके खाते सीज किए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई देशों में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में, अरब के देशों में, तमाम और दूसरी जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद उसके नेटवर्क के पैसों को जब्त किया गया, उसके खातों को सीज किया गया। लेकिन उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोशिश इस बात की भी हो रही है कि और देशों में उसके जो बेनामी संपत्तियां हैं या बेनामी बिजनेसेस हैं उन पर भी चोट की जाए, लेकिन इसमें अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। ऐसे में अगर कहा जाए कि दाऊद मर भी जाता है तो उसका नेटवर्क यूं ही चलता रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बेशक ये खबरें बाहर आ रही हों कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, उसकी जान खतरे में है और उसकी जान बचेगी नहीं, पाकिस्तान की मीडिया हो या पाकिस्तान की सरकार हो। आखिर में अगर एक खबर आती है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा नहीं है या उसकी मौत हो चुकी है तो कोई बहुत फ़र्क इस बात पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जैसे लोग मरते नहीं हैं, उनका नेटवर्क मरता है। और जब तक ये नेटवर्क नहीं मरेगा तब तक दाऊद इब्राहिम का नाम वैसे ही लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, जिससे कि वो अपने मकसद को पा सकें, अपने जराइम की दुनिया को चला सकें, काला पैसा सफ़ेद कर सकें और अपने नेटवर्क को इतना बढ़ा सकें जिससे कि वो हर देश के लिए एक सिंपल बिजनेसमैन बन जाएं। तो दाऊद इब्राहिम की मौत की जो खबर बार बार आती है उससे भारत पाकिस्तान के बीच जो चली आ रही तनातनी है वो ज़रूर बदल सकती है और भारत पाकिस्तान के जो दावे हैं वो बहुत फ़र्क ला सकते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के मरने से दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आज एक कहानी ऐसी में भी बात दाऊद इब्राहिम की, उसकी मौत की खबर की, जहर दिए जाने की बात की और उससे क्या पड़ेगा असर भारत और पाकिस्तान पर। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली और ऐसी ही किसी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।